आदाब नाज़रीन। हमारा मुल्क सदियों से तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा मज़ाहिब ने भारत की सरजमीन से ही जन्म लिया। हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत, ये वो बड़े फिरके हैं जिनका जन्म भारत में हुआ और आज इनके पैरोकार दुनिया भर में फैले हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी का 7वां हिस्सा इन्हीं मज़ाहिब के पैरोकारों का है। भारत कसीर अकायद के पैरोकार का मुल्क है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी खुशी खुशी आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, जिनकी आबियारी हमदर्दी पर मबनी मुख्तलिफ फलसफों ने की है। बुद्ध मजहब की बात करें तो दूसरे मज़ाहिब के निस्बतन इसका जन्म भारत में तो जरूर हुआ, लेकिन ये भारत से बाहर ज्यादा मकबूल है। चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका, दीगर कई ऐसे मुमालिक हैं जहां इसके पैरोकार मजहबी तौर से अक्सरियत में हैं। भारत में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी अक्सरियत है। कदीमी दौर से ही बुद्ध मज़ाहिब के पैरोकार यहाँ पर आबाद हैं। जगह जगह बुद्ध विहार देखे जा सकते हैं। बुद्ध विहार की सूरत में जरखेज तमद्दुनी मिरास हमें मयसर है और यही मिरास किसी एजाज से कम नहीं है। गौतम बुद्ध का असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं, जो दुनिया के अजीम मज़ाहिब में शुमार होता है। सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजा का बेटा था, जो नेपाल की सरहदों के नजदीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। हमारा मुल्क सदियों से तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है। जहां तक बौद्ध मजहब का ताल्लुक है, बाकी मज़ाहिब की निस्बत इसने भारत में जन्म तो लिया, लेकिन मौजूदा जमाने में ये भारत से बाहर ज्यादा मकबूल है। कश्मीर में हालांकि बौद्धों की आबादी आज ना होने के बराबर है, लेकिन हारून के ये खंडरात एक अजीम तहजीबी मिरास की तरफ आज भी निशानदेही कर रहे हैं। बुद्ध मत के हवाले से कश्मीर की काफी अहमियत रही है। राजा कनिष्क के दौर में बौद्धों का एक अहम मजहबी अजलास श्रीनगर के करीब हारून के मकाम पर मुनक्किद हुआ। पूरे बर्रे सगीर से स्कॉलर और आलिम हारून में जमा हुए और 6 रोज तक बौद्ध मजहब के मुकद्दस साहिब पर बहस और इनकी तशरीह करते रहे। ये बुद्ध मत की तारीख में सबसे बड़ी मजहबी मीटिंग थी। बुद्ध मत के 4 तारीखी अजलासों में से इसे एक तारीखी साज वाकया जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर संस्कृत बुद्ध मजहबी अदब की जबान बनी। चौथे बुद्ध अजलास के साथ ही भारत में बुद्ध मत की महायाना शाख ने पहले से राइज महायाना शाख पर बढ़तरी हासिल की। तारकुत दुनिया मजहब होने की निस्बत से बौद्ध मत की नई साख्त जिंदगी की हसीन खुशियों के साथ साथ कुदरती मनाजिर की लुत्फ अंदोजी से भरी पड़ी थी, जो कि वादी में हर सू बिखरी पड़ी थीं।
इस अजलास से एशिया के दीगर ममालिक में बुद्ध मत के फैलने की इब्तिदा हुई। ज़माने कदीम से यहाँ भारत में बुद्ध मत के पैरोकार आबाद हैं और यहाँ जगह जगह बुद्ध विहार देखे जा सकते हैं। बुद्ध विहार बौद्धों की इबादत, इनफरादी इस्तक़राक और मजहबी तालीम का अहम मरकज होते हैं। ये तमाम बौद्ध विहार खूबसूरत मकामात पर वाक़े हैं, जिससे इनकी जाज़बियत में बेइंतहा इजाफा होता है। खास तौर पर लेह इलाके में बौद्ध विहार सयाहों की दिलचस्पी का अहम मरकज हैं। लद्दाख का सबसे बड़ा बौद्ध विहार हेमिस गोम्पा है, जो कि लेह से 40 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के पार सड़क के मुत्तसिल ही वाक़े है। यहाँ बेशुमार तनख्वाह या कपड़े पर पेंटिंग के नमूने मौजूद हैं। जिनमें से एक दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी पेंटिंग है जिसे लोगों की जियारत के लिए हर 11 साल के बाद बाहर निकाला जाता है। बौद्ध विहारों में त्योहारों के मौके पर काफी चहल पहल होती है और लोग मखसूस तर्ज के इंतहाई खूबसूरत मकामी रंगीन लिबास में त्योहार का हज़ उठाती हैं। बौद्ध मत की सूरत में हमें एक ज़रख़ेज़ तमद्दुनी मीरास मैसर है, जो हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। मिट्टी से बनी चीजों का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने नीली मिट्टी से बने बर्तन घूमने लगते हैं। ये फन यहाँ ईरान से बरास्ता, समरकंद, काबुल और पेशावर मुंतकिल हो गया। इस रिवायती फन को यहाँ भारत में उन हुक्मरानों ने मुतारुफ कराया जिन्होंने भारत के कई इलाकों और खित्तों पर हुक्मरानी की। इन हुक्मरानों के साथ उन फनकारों ने भी भारत का सफर किया और यहाँ के फनकारों को नीली मिट्टी से बनने वाले इन बर्तनों का हुनर सिखाया। इन मखसूस बर्तनों को बनाने के लिए नीले रंग की खास मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। बदलते जमाने में मिट्टी के ये बर्तन हमारी घरेलू जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। इन बर्तनों की सजावट के लिए कारीगरों को इनकी ऊपरी सतह पर काफी सब्र आजमा काम करना पड़ता है, जो इनको दिलकशी और दिलफरेबी अता करती है। पहिया इंसान के इर्तिकाई अमल और सफर का पहला सीना, जिसने हमारी तख़य्युली परवास को पर दिए और हमारी तख्लीकी सलाहियतों को जिला बख्श दी। मिट्टी से बर्तन बनाने वाला फन और बुनकारी इंसान के इब्तिदाई फ़नून माने जाते हैं। मिट्टी को पहले अपनी उंगलियों की महारत से मुख्तलिफ शक्लों में ढाला कुम्हार ने।
ये कुम्हार ही है जो जरूरत के तहत मिट्टी को गूंथकर रोजमर्रा की चीजों और पारों की शक्ल में ढालता है। एक उम्दा लैंप से लेकर तख्लीक का ये फन सदियों से लेकर आज तक चला आ रहा है। रेत और मिट्टी का गार टेराकोटा हजारों साल से इंसान के साथ जिंदगी के सफर में शामिल है। उदयपुर के गांव मलियल में सदियों पुराना ये फन एक बार फिर नई करवट ले रहा है। जो चीजें यहाँ पर तैयार की जाती हैं, उनका टेराकोटा की जाए पैदाइश वादी सिंध की तहजीब और हड़प्पा के साथ वाज़ेह ताल्लुक झलकता है। किस्से, कहानियां और लोक रिवायात मौजूदा जदीद तसव्वुरात के साथ मेल खाती दिखाई दे रही हैं। कुम्हारों की वसी तख्लीकारी और तरह तरह के ज़रूफ साजी इस बात की ख़म्मास है कि वो एक तरफ ज़रूरियात की चीज़ें बनाते हैं और दूसरी जानिब अपने फ़न को मौजूदा दौर की डिमांड के हिसाब से अपना रहे हैं और कदीम व जदीद की मवाक़फ़त में सरगर्म हैं। माहिरीन और फनकारों के ये फन पारे पूरे राजस्थान में दस्तयाब हैं। जयपुर का कुम्हार टोला पूरे आलम में नीले बर्तनों के फन के लिए मशहूर व मारूफ है। ब्लू पॉटरी तुर्की और ईरानी तकनीक से तैयार की जाती है, जो 14वीं सदी में भारत में मुतारिफ हुई। ये मखसूस ज़रूफ बनाने के लिए एक ख़ास नीले रंग की मिट्टी का सफ़ूफ, पत्थर का पाउडर, शीशे का बुरादा और मुल्तानी मिट्टी गूंथकर काम में लाया जाता है। हाथ से मुख्तलिफ फनपारों को मखसूस शक्ल में ढाल दिया जाता है और इस अमल के लिए मशक्क़त, ज़ौक़ और वक्त दरकार होता है। तमाम अशिया इंतहाई नाजुक तरीके से हाथ संभाल कर तैयार की जाती है। एक बैच को तैयार होने में 10 से 12 दिन चाहिए होते हैं। पिछली 6 सदियों से राजस्थान के माहिर फनकारों के हाथों से परवान चढ़ा हुआ ये फन नक़ूश और रंगों की आमेज़श में काफी आगे निकल चुका है। जयपुर की नीली कुम्हार साजी में मुख्तलिफ ज़रूफ का इजाफा हुआ है। नीली मिट्टी से तैयार किए जाने वाले इन प्रोडक्ट्स का काम इंतहाई सब्र आजमा और मेहनत तलब है।
जो हमारे घरों को अपनी मखसूस दिलकशी और दिलफरेबी अता करता है। आप मुल्क के किसी हिस्से या इलाके में जाएं तो आपको वहां का कोई मुनफरिद खाना जरूर मिल जाएगा। अगर आप शुमाली भारत जाएं तो मुगलाई जरूर आजमाएं। वहीं जनूबी भारत में भी आपको कई लजीज पकवान मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ तरकीबों से पकाए जाते हैं। मशहूर तबाकी जायकों के अलावा भारत के गली कूचों में भी खाने पीने की कई अशिया मिलती हैं जिनको खाने वाले की मिकदार भी काफी तादाद में देखी जा सकती है। पराठे वाली गली या गली पराठे वाली दिल्ली के चांदनी चौक में तंग और तारीख कूचे में पराठों की दुकानों की एक मारूफ जगह है। आइए आपको लिए चलते हैं इस गली में जहां गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। चांदनी चौक दिल्ली का मशहूर व मारूफ बाजार है और यहाँ की पराठे वाली गली या गली पराठे वाली काफी मशहूर जगह है। मुख्तलिफ किस्म के पराठों की दुकानें एक ही जगह पर जमा हैं, इसलिए न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी पराठों का मखसूस एरिया माना जाता है। पराठे वाली गली जो पुरानी दिल्ली की रौनक में चार चांद लगा रही है, इसके तहजीब व तमद्दुन का एक हिस्सा है। पराठे यानी फ्राई की हुई रोटी हमारे मुल्क का एक बहुत पुराना तोहफा है, जिसमें तेल और घी की वजह से गैर सेहतमंद होने का रुझान चल पड़ा था। पराठे वाली गली के माहिरीन फन ने पराठों को नया अंदाज दिया। यहाँ खालिस वेजिटेरियन पराठे तैयार होते हैं। चुनांचे बनाने वाले अक्सर ब्राह्मण हैं, इसलिए लहसुन और प्याज से भी पराठे नहीं बनते। लेकिन हाँ, यहाँ पर सब्जियों से तैयार किए जाने वाले पराठों की 36 किस्में दस्तयाब हैं। इसके अलावा मीठा और सब्जियों की इकसाम भी हैं, जो पराठे खाने का शौक रखने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पराठों की दुकानें सन 1857 से काम कर रही हैं और 1910 में इसका नाम पराठे वाली गली रखा गया था। गली पराठे वाली पराठों की ऐसी इकसाम के लिए मशहूर है जो यहाँ के सिवा कहीं नहीं बनाए जाते। मसलन हरी मिर्च वाला पराठा,
टमाटर का पराठा, करेले का, दाल का, काजू का, गुड़ का, मटर का पराठा इनमें शामिल हैं। इंसान का जहन यहाँ के मसाले ज़ात की बू से महक उठता है। पराठे आलू, मटर और दीगर सब्जी, अचार और चटनी के साथ खाए जाते हैं। ये निस्बतन मुलायम होते हैं, जो मैदे के लिए हल्के भी हैं, लेकिन जायके में मुल्क के दूसरे पराठों के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं। उर्दू ज़बान को ये एजाज़ हासिल है कि इसके वजूद में आने के फ़ौरन बाद इसे अरबी और ईरानी ख़त तहरीर अता हुई। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि इब्तिदा से ही इसे ईरान में पहले से मौजूद खुशनवेसी एक तोहफे के तौर पर मिली। खुशनवेसी घरों में सजावट के तौर पर की जाती। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका इस्तेमाल किताबत में भी किया जाने लगा और फिर अखबारात ने इसे ऐसा मैदान अता किया जहां बेशुमार शहसवार उभरे। खत्ताती में कलम के जरिए और स्याही की मदद से अल्फाज में ऐसे पोशीदा मायने भर दिए जाते हैं जिनको समझने के लिए फनकाराना आंखों की जरूरत होती है। खत्ताती या खुशनवीसी की फनकाराना सलाहियत मौजूदा कंप्यूटर दौर में भी अपनी इफादियत को इस तरह कायम रखे हुए है कि न तो खुशनवीस का दबदबा कम हुआ है और न इसके कदरदान पूरी तरह खत्म हुए हैं। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब ज़ख़ीम किताबें हाथों से तहरीर की जाती थीं और अखबारात की चटपटी व मसालेदार खबरों को भी कलम की नाक के जरिए ही मीठा या जहरीला बनाया जाता था। हाथों में थमे कलम के जरिए अल्फाज में जिंदगी के रंग भरने का वक्त अभी ज्यादा पुराना नहीं है। इनका कारी न सिर्फ अल्फाज बल्कि इनमें छिपे जिंदगी के एहसास से भी रूशनास होता था। उर्दू जबान को ये एजाज हासिल है कि इसके वजूद में आने के फौरन बाद इसे अरबी और ईरानी खत तहरीर अता हुई। इससे ये फायदा हुआ कि इब्तिदा से ही इसको ईरान में पहले से मौजूद खुशनवीसी एक तोहफे के तौर पर मिली। जब से ये फ़न शुरू हुआ है इस्लामी, जब से साहबा इकराम के ज़माने से, और ये बराबर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। ईरान के अंदर बड़े बड़े खत्तात पैदा हुए, हिंदुस्तान के अंदर आया। जब इस्लाम यहाँ आए तो यहाँ बड़े बड़े बादशाहों ने पुरानी इमारतें तामीर कराईं, उसके अंदर बड़ी खत्ताती, कुरान की आयतें। तो बाहर मुल्कों से बड़े बड़े खत्तात बुलाए और यहीं रहने लगे। तो बादशाहों को भी बहुत इससे मोहब्बत थी, फ़न से शौक़ था। पहले पहल खुशनवीसी घरों में सजावट के तौर पर की जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसका इस्तेमाल किताबत में भी होने लगा। फिर अखबारात ने भी इसको एक वसी मैदान अता किया। खुशनवीसी यानी खत्ताती के 3 बुनियादी तरीके हैं, अरबी, फारसी और कूफी। इन तरीकों को फनकाराना आहंग देने के ताहम कई डिजाइन हैं। कंप्यूटर दौरे जदीद की एक कारामद ईजाद तो है, मगर इस ईजाद ने उर्दू जबान की फनकाराना मिरास यानी खुशनवीसी, जिसको खत्ताती भी कहते हैं, इसको इस कदर नुकसान से दोचार किया कि अब कलम की धार तलवार से ज्यादा तेज दिखाई नहीं दे रही है।
कंप्यूटर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इसकी अहमियत में कमी होती गई, लेकिन शौक़ में कोई कमी नहीं है। कॉलेजों के बच्चे, स्कूलों के, मदरसों के, और बहुत शौक़ से किताबत ये ख़त्ताती सीखते हैं। भारत के खुशनवीस शायद इसीलिए कंप्यूटर को इनके फन पर गिरने वाली बिजली से ताबीर करते हैं कि इसने इनके फन को भस्म करके रख दिया है। कंप्यूटर पर इन पेज उर्दू फोन्स के सॉफ्टवेयर ने खुशनवीसों और इनके फन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ताहम इसके बावजूद इस फनकाराना सलाहियत को अब तक ना तो पूरी तरह मारा जा सका है और ना आइंदा ऐसा होने वाला है। हाँ, अब इस फन को मीरास जरूर कहा जाता है, और ऐसा शायद इसलिए है कि दुनिया के अंदर मौजूद हर शय आने वाले वक्त में मीरास ही बनती है। खत्ताती या खुशनवीसी का ये वलवला आज के इस कंप्यूटराइजेशन दौर में भी कम नहीं हुआ है और इसके कदरदान आज भी है। ये हमारी मिरास है। भारत की तहजीबी और सकाफती मिरास का ये सफर अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।